कृषि दर्शन कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। किसान साथियों, मृदा में उर्वरा शक्ति बढ़ना या मृदा के लिए बहुत सारे भूमि सुधार के काम करना, ये तो आपने सुने होंगे, लेकिन मृदा में जैविक कार्बन ये क्या होता है, इसकी क्या उपयोगिता है, क्या इससे फसल का उत्पादन प्रभावित होता है, क्या भूमि की उर्वरा शक्ति इससे बढ़ती है, ये तमाम बातें आपके जहन में आ रही होंगी। आज के कार्यक्रम में विस्तार से जानेंगे कि मृदा में जैविक कार्बन की क्या उपयोगिता है, और इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं हवा सिंह रणवा जी। आप उप महाप्रबंधक कृबको से सेवानिवृत्त है। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। तो किसान साथियों, आपने जाना होगा, देखा होगा कि उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रयास आप करते हैं, लेकिन मृदा में कार्बन जो है, जैविक कार्बन, उसकी उपयोगिता अगर आपको समझनी है तो ये कार्यक्रम पूरा विस्तार से देखना होगा। आपको भी अगर भूमि से संबंधित कोई प्रश्न है या कोई समस्या है आपकी, तो आप कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 27049999, दूसरा फोन नंबर है 27040098 और जयपुर का STD कोड है 0141। तो हवा सिंह जी, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि किसान साथी कैसे समझें कि मृदा में जैविक कार्बन होता क्या है। मृदा में जैविक कार्बन जो है, हमारे जो जैविक पदार्थ हैं जी, जो जीवित और सजीव और निर्जीव दो भागों में हम उनको बांट सकते हैं। इनको सड़ने गलने के बाद, यानी इनके डिकम्पोजिशन के बाद जो पदार्थ बनता है उसे जैविक पदार्थ से जैविक कार्बन बनता है। और हम जो जैविक कार्बन का जो देखते हैं कि हमारी ज़मीन में कितना है, तो इसके लिए हमें मिट्टी परीक्षण करवाना होता है, और मिट्टी परीक्षण में इसको जो है जैविक कार्बन के रूप में, प्रतिशत के रूप में दर्शाते हैं जी। वैसे जैविक कार्बन की अभी हमारी ज़मीनों में बहुत कमी है, क्योंकि हम लगातार उत्पादन ले रहे हैं। और अमन जैसे हम ये सुनते हैं कि पानी का एक pH होता है या जमीन का भी एक pH लेवल होता है, तो क्या जैविक कार्बन का भी ऐसे ही कोई लेवल होता है जिससे पता चलता है कि इसकी कमी है या ये सही है? हाँ जी, इसका भी लेवल होता है जी। और इसको जो हमारी जो मिट्टी परीक्षण की जो रिपोर्ट है उसमें हम जैविक कार्बन को प्रतिशत में दर्शाते हैं। तो एक आदर्श जो है, एक अच्छी ज़मीन जो है, अच्छी उपजाऊ ज़मीन का जो है वो कम से कम में 0.5 होना चाहिए। अभी हमारी ज़मीनों में जो है 0.3 के आसपास है, काफ़ी कम है, क्योंकि हमारे किसान भाई लगातार फसलें ले रहे हैं। और कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं सिंचाई वाले जहाँ 2-2, 3-3 फसलें लेते हैं, और बहुत ज़्यादा अच्छी किस्में आ गई जिनको अपने बहुत ज़्यादा उत्पादन देने वाली, तो वो उनको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास या ज़मीन अच्छी उर्वरा शक्ति वाली ज़मीन चाहिए। लगातार हम जो है तत्व ज़मीन से ले रहे हैं जी, और उसके अनुपात में हम उनको दे नहीं रहे हैं। उसको देने के लिए इसमें मृदा कार्बन जो है वो न्यूनतम 0.5 होना चाहिए, और अभी 0.3 है जी। तो इसको सुधारने की आवश्यकता है। तो किसान अगर अच्छा उत्पादन ले रहे हैं तो उसमें हमें लगातार है। आप ये देखिए कि हमें बैंक में जा रहे हैं और बैंक में से हम 1000 रुपये जमा कर रहे हैं और उसमें से 1200 निकाल रहे हैं, तो ये स्थिति लगातार रखेंगे तो हमारा जो है उसमें बैलेंस कम होता चला जाएगा। बिल्कुल। तो अभी हमारा जो जैविक कार्बन का बैलेंस जो है, संतुलन बड़ा बिगड़ा हुआ है। उसके लिए किसान भाइयों को सजग रखना होगा और लगातार सजग रहना होगा, और लगातार जो हम फसलों के अवशेष हैं जी जी, उनको हमें उन जमीन में मिला देना चाहिए। और हम ये भी सुनते हैं हवा सिंह जी कि ऐसा कहा जाता है कि मृदा में जो जैविक कार्बन है वो मृदा की प्राण शक्ति है। अगर मृदा में जैविक कार्बन नहीं है तो मृदा जो है मृत मानी जाती है, वो उर्वरा शक्ति ही उसकी खत्म हो जाती है। आपने अवशेषों का जिक्र किया, अगर अवशेष फसल में है, जैसे बहुत सारे किसान साथी फसलों के अवशेष को जलाते हैं, या पराली की जो एक समस्या हम देखते हैं वो भी देखने में आती है, तो अवशेष में मृदा कार्बन होता है और वो भूमि में अगर मिलाया जाए तो वो बढ़ सकता है। तो इस बारे में हम जानना चाहेंगे। देखिए, ऐसा है कि अभी किसान भाई जो है, जैसे आपका राजस्थान में गुआर काफ़ी होता है जी, तो गुआर की फसल का जो नीरा बोलते हैं जिसको, उसको किसान भाई सीधा बेच देते हैं। उससे कुछ मुनाफा मिलता है, जैसे ईंट भट्टों में चला जाता है, और इस तरह किसानों को त्वरित जो अपना लाभ देखते हैं। लेकिन अगर उसको हम इसी तरह बिक्री करते रहे और इसी तरह ज़मीन में जो हम फसलें लेते रहे, तो उसी कारण ये स्थिति आई है कि अभी 0.3 हो गया है जी। उसको बढ़ाने के लिए जो भी अवशेष हैं, जैसे आपके मूंगफली का है, आपके गुआर का है, आपके मूंग का है, आप ये कपास का जिसको अपने बनस्टी बोलते हैं जी जी, ये सारी चीज़ें जो है हमें, जैसे ही फसल हमने उत्पादन लिया और उसके बाद में जो अवशेष हैं उसको ज़मीन में रोटावेटर से या आपके तई से, ट्रैक्टर से मिला देना चाहिए, जिससे वो अपना जो अगली फसल लगातार जैसे जैसे लेते जाएंगे
तो उसमें जो उसको पूर्ति करता जाएगा। तो क्या पराली का भी इस्तेमाल किया जा सकता है? पराली का तो अभी आप ये देखिए कि कितनी बड़ी समस्या है। अब जैसे अपने आसपास दिल्ली है, या जयपुर में प्रभाव आता है, जो पराली का क्षेत्र है, जैसे आपके जहाँ धान होता है, जैसे आपका हमारा पंजाब है, हरियाणा है, या आपका हनुमानगढ़ गंगानगर राजस्थान का जहाँ पर बहुलता है, हाँ, आपका कोटा बूंदी के क्षेत्र में भी धान होता है, तो यहाँ किसान उसको जलाते हैं। जबकि अभी इसके ऊपर हमारी सरकार भी बहुत ध्यान दे रही है, और हमारे जो वैज्ञानिक गण जो है, इसमें हमारा सबका दायित्व बनता है, इसमें प्रशासन का भी दायित्व बनता है, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, कृषि विभाग है, या आपका इफ्को है, क्रिप्को है, जो भी संस्थाएं हैं, और किसानों को लगातार जागरूक करना पड़ेगा, ताकि पराली को जो है जलाएं नहीं, उसको जो जमीन में मिलाएं। उसको आप मल्चिंग के रूप में भी काम में ले सकते हो, बाग वाले पौधे में उससे मल्चिंग कर सकते हो, जिससे पानी आपका जो नहीं उड़ेगा। बिल्कुल। क्योंकि ऑर्गेनिक जो कार्बन है, इसकी प्रतिशतता जैसे जैसे घटेगी, जमीन का स्वास्थ्य जो है कमजोर होता जाएगा। जैसे जैसे स्वास्थ्य खराब होगा, हमारा उत्पादन कम होगा। उत्पादन के साथ साथ उत्पादन की जो गुणवत्ता है, बिल्कुल, अगर गुणवत्ता अच्छा, उत्पादन अच्छी गुणवत्ता वाला है, तो उसका किसान को भाव अच्छा मिलता है, उसका हमारे स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो इन चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान में रखना होगा, और ऑर्गेनिक कार्बन को हमें निश्चित रूप से बढ़ाना होगा, जिससे हमारी जमीन की उर्वरा शक्ति जो है बढ़ सकेगी, और उत्पादन अच्छा मिलेगा। अच्छा उत्पादन मिलेगा, अच्छी गुणवत्ता का मिलेगा, तो किसान को भाव भी अच्छे। बिल्कुल। और हम सुनते भी हैं कि अभी तो पराली का इस्तेमाल तो जो वो बहुत सारे उत्पाद बनाने में भी वैज्ञानिक कर रहे हैं, रिसर्च हो रहा है इस पर, ये बहुत ही बेनिफिट इसका आने वाले समय में हो सकता है। एक चीज और जानना चाहेंगे कि हमने ये भी जाना है कि मृदा में अगर जैविक कार्बन मिला हो तो जलवायु का असर, जो भी जलवायु में जो तब्दीलियां होती हैं, जैसे हम ग्लोबल वार्मिंग का असर हम देख रहे हैं, समय से पहले गर्मी का बढ़ जाना, तो इसका भी असर फसल पर कम होता है। हाँ। फसल की सहन शक्ति बढ़ती है, तो इस बारे में आप थोड़ा सा बताएं। देखिए, जलवायु में जैसे परिवर्तन होता है, तापमान कम या ज़्यादा होता है, आपके सर्दी गर्मी, पौधे हैं, जीवित पौधे, उनके ऊपर भी असर आता है। तो उसमें जो है, अगर आपका कार्बन प्रतिशत आपका ज़मीन का सही है, उचित मात्रा में, तो उसको सहन करने की क्षमता बढ़ जाएगी। आप ये देखिए कि कोविड में क्या हुआ था, कोरोना में क्या हुआ था, मतलब किसमें कितनी उसको सहनशीलता है। बिल्कुल। वो सहनशीलता ये जो आपका ऑर्गेनिक कार्बन देता है। जमीन में जैसे टेम्परेचर एकदम डाउन होगा, तो अगर अच्छा प्रतिशत है ऑर्गेनिक कार्बन का, तो फसल के ऊपर उसका जल्दी विपरीत असर नहीं पड़ेगा, उसमें सहनशीलता बढ़ जाएगी उसकी। जी जी। और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है, रोग और बीमारियां भी कम लगते हैं, बीमारियां भी कम लगती हैं। और इसके साथ साथ, क्योंकि अगर आपका कुछ मित्र कीट हैं, उनको भी अनुकूल वातावरण मिलता है। अगर ऑर्गेनिक कार्बन हमारी जमीन में वायु संचरण अच्छा है, उसकी पानी ग्रहण करने की क्षमता, जिसको अपने वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कहते हैं, ये अगर हमारी मृदा में उपयुक्त है, तो निश्चित रूप से जलवायु में जो आपके वातावरण में जो भी परिवर्तन आएंगे, उसको फसल अच्छी तरह से सहन कर पाएगी, और हमारे उत्पादन पर विपरीत असर नहीं पड़ेगा। जी जी। आपने फायदे तो बहुत सारे बताए, और ये समय भी होगा जब खेत खाली हो रहे हैं, फसल की कटाई किसान साथी कर चुके हैं, और अभी अगर मिट्टी की जांच किसान साथी करवाएंगे, तो उसमें कार्बन की स्थिति का पता लग सकता है कि जैविक कार्बन कम है या सही स्तर उसका है। तो अब हम कार्य योजना पर बात करेंगे हवा सिंह जी, कि फायदे तो बहुत सारे हैं, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी, फसल का उत्पादन भी बढ़ेगा, क्लाइमेट का असर भी नहीं होगा, लेकिन ये तैयारी कैसे करें इसकी, अगर मिट्टी की जांच में जैविक कार्बन कम आया है, तो उसको सही लेवल पर लाने के लिए क्या क्या प्रयास करने होंगे? देखिए, अभी हम एक फसल जो है अभी किसान भाई कटाई कर रहे हैं, उसकी थ्रेसिंग हो रही है, अगली फसल हम बोएंगे, उसके बीच में किसानों को खेत तैयारी के लिए कुछ समय मिलता है। बिल्कुल। वो बड़ा उचित समय है। उस समय हमें जो है, हमें मिट्टी का नमूना ले लेना चाहिए, और लेकर के हमें समय पर अगली फसल की बुआई से पहले जिससे रिपोर्ट मिल जाए। इसके लिए आप देखेंगे कि हमारा ये बहुत सी संस्थाएं हैं, हर जिले में लैब है। बिल्कुल। और कृषि विज्ञान केंद्र हैं सरकार के, उनके अंदर भी लैब हैं। तो आप वहाँ नज़दीक में कहीं भी आप अपना सैंपल भेज दीजिए, उसमें आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, आपका इसके अलावा जो ये कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, या आपके जो भी पोषक तत्व हैं, उनकी सबकी रिपोर्ट के साथ साथ है, उसमें एक प्रतिशत में आपको दिखाई देगा, जैसे 0.3% है। इसमें मोटा सा किसान उस रिपोर्ट को पढ़े तो बड़ी, उसमें जैसे 100 किलो अगर 0.3 है, तो 100 किलो मिट्टी में आपका 300 ग्राम जैविक कार्बन जी।
और अगर 0.5 है तो 100 किलो मिट्टी में 500 ग्राम। जी जी। ये बड़ा, और अगर जैसा आपने बताया कि 0.3 का मतलब ये है कि वो लेवल कम है, बहुत कम आदर्श होना चाहिए 0.5, तो इसको अगर किसान साथी को सही लेवल पर लाना है तो वो कैसे समझे इसे कि सही लेवल कब आएगा? इसके सही लेवल लाने के लिए तो देखिए, मैंने आपको एक मतलब 100 किलो मिट्टी में कितनी मात्रा जैविक कार्बन की होनी चाहिए तब वो लेवल सही होगा? कम से कम 0.5 तो होनी चाहिए। 0.5 मतलब 500 ग्राम। और वैसे अच्छी मात्रा तो एक आदर्श भूमि उसको कह सकते हैं जिसमें 0.75, जी मतलब 100 किलो मिट्टी में 750 ग्राम आपका जी जैविक कार्बन प्रतिशत होना चाहिए। जी 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 जी। अच्छा, लेकिन ये अभी तो हम मतलब आधे से भी नीचे चले गए ना, काफी बहुत कम है हमारे यहाँ, तो उसको सुधारना बेहद जरूरी है। बिल्कुल जी। एक बात और जानना चाहेंगे कि बहुत से किसान साथी हैं जो फसल चक्र अपनाते हैं, बहुत सारे किसान साथी गोबर की जो सड़ी गली खाद है वो इस्तेमाल करते हैं, कुछ वर्मी कंपोस्ट भी इस्तेमाल करते हैं, ये भूमि सुधार में वो लोग करते हैं, लेकिन क्या इन कामों से मृदा में जैविक कार्बन बढ़ता है या कोई और काम करने होंगे उन्हें? नहीं, इनसे भी बढ़ता है। बाकी किसान भाइयों को जो भी आपकी फसल के अवशेष है ना, उनके ऊपर विशेष रूप से ध्यान देना होगा, क्योंकि आप अगर गोबर की खाद की बात करें तो वो हमारे पास एक सीमित मात्रा में जी। इसी तरह आपके पास जो है आप कंपोस्ट काम में ले सकते हो, आप मुर्गी की खाद काम में ले सकते हो, आप भेड़ बकरी की खाद काम में ले सकते हो, आप हरी खाद जो है एक बहुत अच्छा जो है, अभी जैसे आप फरवरी मार्च से लेकर के जैसे ही खेत खाली होगा तो उसको अगस्त तक आप लगा सकते हो। तो हरी खाद की आप जो ढेंचा लगा सकते हो, आप ढेंचे की एक फसल है उसको आप जो है 15 किलो प्रति बीघा के हिसाब से जो है उसमें बीज डाल दीजिए। पहले दिन बीज को भिगो दें, फिर 1 किलो जिप्सम में जो है उसको, ताकि उसका अंकुरण अच्छी तरह हो जाए, आप बुआई कर दो। 40-45 दिन बाद में जो उसकी फसल को पूरे को आप खेत में मिला दो ट्रैक्टर से। तो ये प्रक्रिया आप जो कम से कम हर साल नहीं तो दूसरे साल जरूर दोहरानी चाहिए। जी जी। इसके अलावा गोबर की खाद जो है लगातार देनी चाहिए, कंपोस्ट देनी चाहिए, और आप जितने भी अवशेष हैं, जैसे आपके पौधों की जो टहनियाँ हैं, जी जी। वो भी आप जो है उसमें काम में लीजिए। तो लगातार किसान को ये एक तरह से कार्य योजना बनानी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब इस चीज़ को दिमाग में रखना होगा कि जो भी अवशेष है उसको जमीन में दबाना ही दबाना है। जी जी। तो वो आपका जो आप 100 रुपये बैंक में डालते हैं तो भी पैसा जुड़ जाता है। इसी तरह ये एक बैंक जो है जैविक पदार्थ का, कहने का मतलब मिट्टी से जो हम ले रहे हैं कुछ हिस्सा मिट्टी में उसको देना जरूरी है। जी जी जी। ले तो बहुत रहे हम, पहले हम 1 या 2 फसलें लेते थे, पहले सिर्फ खरीफ और रबी था, और अभी साल भर हम, और अब खरीफ रबी अब जायद भी है जी। आपका जैसे ही एक फसल खरीफ वाली चली, बीच में मूंग लगा दिया, आप 60 दिन की फसल है, बीच में मूंग ले लिया, तो आप धरती माता से ले ही ले रहे हैं। जमीन को सांस भी लेना जरूरी है। जो ले रहे हैं उसमें से उसका आप ठीक है फसल ले लीजिए, हम जो है किसान भाई उसको हम मुनाफा कमा रहे हैं, हमें करना भी पड़ेगा बिल्कुल अपनी आर्थिक स्थिति के लिए, लेकिन उसका जो अवशेष है उसको तो वापस कम से कम उसमें मिला दीजिए। जी। एक बात यहाँ पर मेरे दिमाग में आ रही है हवा सिंह जी कि अक्सर किसान साथी रसायनों का भी इस्तेमाल करते हैं और यूरिया का भी इस्तेमाल करते हैं, और हम विशेषज्ञों से ये भी सुनते हैं कि इस तरह के रसायनों का इस्तेमाल ज़्यादा करने से भूमि में जो मृदा में जैविक कार्बन होते हैं वो कहीं ना कहीं घट जाते हैं, उनमें कमी आती है। तो इस तरह के रसायनों का इस्तेमाल कितना ज़रूरी है, कैसे करना चाहिए, इस बारे में आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, किसान भाई जो है अभी बड़े खरपतवारों को ख़त्म करने के लिए काफ़ी दवाइयों का स्प्रे कर रहे हैं जी। तो वो खरपतवारों को ख़त्म करने के साथ साथ हमारा जो ज़मीन का स्वास्थ्य है उसके ऊपर भी बहुत गलत असर पड़ता है। तो पहले जो है इसको खेत में से किसान भाई जो है कस्सी फावड़े से निकालते थे, अब निकालते नहीं है, तो इनको जो है बड़ा कम से कम कंट्रोल रखना चाहिए हमें, और एक इतनी मात्रा में काम में लेना चाहिए जिससे हमारा काम चल सके जी। और यूरिया की जहाँ तक आप बात करें, यूरिया निश्चित रूप से जो है ऑर्गेनिक प्रतिशतता को घटाता है, लेकिन हमारी जो मिट्टी परीक्षण की रिपोर्ट है उसमें हमारे जो साइंसदान हैं, हमारे जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने हमें कितना सिफारिश की है उसकी, उस सिफारिश की हुई मात्रा का ही आप प्रयोग करें, उससे ज़्यादा मात्रा प्रयोग नहीं करें। जी जी। और दूसरा फसल के ऊपर निर्भर करता है कौन सी फसल लगा रहे हैं। जैसे आप सरसों की फसल लगा रहे हैं तो सरसों की फसल में आपको नाइट्रोजन कम चाहिए, और गेहूं की फसल है उसको आपको ज़्यादा चाहिए, चावल के लिए, धान के लिए आपको ज़्यादा चाहिए। तो हमें फसल का भी ध्यान रखना हो कि हम कौन सी फसल बोई और उसकी आवश्यकता क्या है। जी जी। उसी के अनुरूप जो है हमें हमारी मृदा परीक्षण रिपोर्ट जो है उसके अनुरूप हमें प्रयोग करना चाहिए। तो निश्चित रूप से हमें जो
अधिक मात्रा का नुकसान जो होने वाला है उससे हम किसान भाई बच सकते हैं। जैसे जैविक कार्बन बढ़ाने में हमने ये भी सुना है कि जो जैविक रसायन है उनका अगर इस्तेमाल करें, चाहे नीम आधारित हो या दूसरे तरीके अगर वो इस्तेमाल करते हैं तो वो जमीन पर असर नहीं डालते, तो उससे भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। इस बारे में आपसे जानेंगे। बिल्कुल, ये आपका जो आज के समय की आवश्यकता है, क्योंकि हम लगातार जो है रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं, दवाइयों का प्रयोग कर रहे हैं, और यूरिया और डीएपी का आप ये देखिए कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का जो है हमारी ज़मीनों में 4, 2 और 1 का अनुपात होना चाहिए। 4 नाइट्रोजन, 2 फास्फोरस, 1 पोटास। अभी स्थिति क्या है, अभी नाइट्रोजन का 8 पे है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास उसी रेशियो में होनी चाहिए। जी जी। उस रेशियो को अगर हम छेड़ेंगे तो उसका ज़मीन के स्वास्थ्य पर असर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर फसल में हमने नाइट्रोजन ज़्यादा दे दिया, उसकी वानस्पतिक वृद्धि ज़्यादा होगी, अभी कीड़े बीमारियां ज़्यादा लगेंगी। कीड़े बीमारियां ज़्यादा लगेंगी तो किसान भाई तुरंत स्प्रे की तरफ भागेंगे, तो रसायन का ज़्यादा प्रयोग हो गया। तो एक संतुलित मात्रा में जो है एक कार्य योजना बना करके हमें काम करना होगा, जिससे हमारी धरती माता का स्वास्थ्य जो है वो फसल उत्पादन के अनुकूल बना रहेगा। और दूसरी तरफ हम ये भी देखें कि मृदा में जैविक कार्बन अगर बने रहते हैं तो क्योंकि मृदा से होकर ही कोई भी रसायन जो वो पानी तक भी पहुंचते हैं, तो पानी भी दूषित हो जाता है। कहीं ना कहीं पानी का जो स्तर है वो भी उसमें भी प्रदूषण मिल जाता है। दूसरा हमारा जो एनवायरमेंट है वो भी प्रदूषित होता है। तो कहीं ना कहीं मृदा में जैविक कार्बन का बढ़ना यानी उसको बनाए रखना हमारे पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित है। तो वो कौन कौन से ऐसे प्रयास हैं जो किसान साथी कम लागत में मृदा में जैविक कार्बन बढ़ाने के लिए वो कर सकते हैं, वो आपसे हम जानना चाहेंगे। देखिए, किसान भाई जो है अब हमारा काफ़ी शिक्षित हो चुका है जी, और बहुत सी चीज़ें किसान ने ये समझ में आ गई है कि यूरिया ज़रूरत से ज़्यादा नहीं देना है, रसायन का भी ज़रूरत से ज़्यादा प्रयोग नहीं करना है। तो किसान भाई वापस जो है आपके गोबर की खाद पे आ रहे हैं। अगर आपको गोबर की खाद नहीं मिलती है तो फिर आपका जो है कंपोस्ट है उसका काम में ले रहे हैं। वर्मी खाद, हाँ ये भी है, और एक सिटी कंपोस्ट भी आती है। आपके जो ये ट्रीटमेंट के जो प्लांट्स हैं उनमें जो ये सेमी सॉलिड जो है उससे एक कंपोस्ट बनता है, और कंपोस्ट भी आप जो है 10 से 15 क्विंटल प्रति बीघा के हिसाब से काम में ले सकते हो। गोबर की खाद जो आप जो 30 से 40 क्विंटल तक काम में ले सकते हो। तो ये लगातार हम प्रयोग करेंगे तो फिर ऑर्गेनिक जो है वो कार्बन की प्रतिशतता अगर सही रहेगी तो हमें केमिकल कम प्रयोग में लेने होंगे। कम प्रयोग में लेने होंगे तो निश्चित रूप से हमारा वातावरण के साथ साथ जो है वातावरण भी हमारी सेहत पर प्रभाव डालता है, हमारा खान पान भी सेहत पर प्रभाव डाला है। तो अच्छा उत्पादन और अच्छा वातावरण होगा तो निश्चित रूप से जो है हमें हमारे स्वास्थ्य पर सेहत का जिक्र कर रहे हैं तो अनाज फसलों पर तो रसायनों का इस्तेमाल होता ही है हवा सिंह जी। जो बागवानी फसलें हैं, चाहे सब्जी हो, फल हो, उन पर भी बहुत होता है। तो मैं ये जानना चाहूंगी, दर्शक भी ये शायद जानना चाहेंगे कि अनाज फसलों में तो मृदा में जैविक कार्बन का हमने बहुत लंबा डिस्कशन कर लिया, क्या बागवानी फसलों में भी जो मृदा है वहां पर भी जैविक कार्बन की उतनी ही आवश्यकता होती है? बिल्कुल बराबर उसकी, बल्कि ज़्यादा आवश्यकता है उसकी। फल में जो है वो उसमें ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। और आप ये देखेंगे कि अभी जो गोबर की खाद है वो नियमित रूप से, जैसे भी बाग के किसान कटाई छटाई करते हैं उसमें निश्चित रूप से गोबरी खाद देते हैं। गोबरी खाद कम हो तो कंपोस्ट देते हैं। ये आपका जो जितना भी बाग का बेल्ट है, जैसे हमारे अमरूद का क्षेत्र है या आपके हनुमानगढ़ गंगानगर में किन्नू का क्षेत्र है, वहाँ किसान जो है ऑर्गेनिक खेती करके और बहुत अच्छा उत्पादन ले रहा है और अच्छे भाव ले रहा है। तो वहाँ निश्चित रूप से जो है ये जैविक प्रतिशत बढ़ाने के लिए किसान लगातार जो है उसमें प्रयास कर रहा है। और अभी जो मृदा परीक्षण की लैब पहले कम थी, अब हर जगह उपलब्ध है, और उनके उपलब्ध होने से किसान को जो है काफ़ी सहूलियत होगी और वो लगातार मिट्टी टेस्ट भी करा रहे हैं जिससे अच्छे परिणाम। तो जो सब्जियों की खेती कर रहे हैं, क्योंकि ये साल भर आमदनी का जरिया हो गया है, तो उन्हें आप क्या सलाह देंगे कि वो भी मृदा में जैविक कार्बन के लिए क्या प्रयास कर सकते हैं ताकि बागवानी की फसलें अच्छी रहें उनकी? देखिए, आप कोई भी फसल लेंगे तो उसकी बुआई तो आपको ज़मीन में ही करनी है, और कार्बन प्रतिशत जो है ज़मीन का अगर अच्छा है तो आपकी फसल का, चाहे आप ये अनाज वाली फसलें ले लो, चाहे बाग वाली फसलें ले लो, चाहे आपकी औषधि वाली फसलें ले लो, जो भी आप फसल ले लो, अगर कार्बन प्रतिशत आपका सही है कम से कम 0.5 होना चाहिए। 0.3 से हमें 0.5 पे आना है। अगर 0.5 से ऊपर ले जाते हैं तो हम और ज़्यादा मुनाफे की स्थिति में और अच्छी स्थिति में, उससे उत्पादन भी अच्छा होगा। जी,
जी, उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए क्या जैविक कार्बन को बढ़ाया जाना बेहद जरूरी है? क्योंकि उर्वरा शक्ति पर तो बहुत काम कर रहे हैं किसान साथी, जैसा आपने बताया कि पोषक तत्व तो भरपूर हैं, लेकिन जैविक का जो कार्बन है मृदा में वो कम होता जा रहा है, तो उस पर क्या असर पड़ेगा उत्पादन पर, वो जानना चाहेंगे। देखिए, जैविक कार्बन अगर प्रतिशत अच्छा है तो हमारी ज़मीन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जी, आपका, जैसे केंचुए हैं, आपके वायरस, प्रोटोजोआ, जितने भी ज़मीन में जो भी जीव हैं उनके लिए वायु संचरण भी आवश्यक है। बिल्कुल। और वायु संचरण तभी रहेगा जब आपका कार्बन प्रतिशत जो है अच्छा होगा तब, क्योंकि अगर आप सोइल को इतनी कॉम्पैक्ट कर देंगे कि उसमें एरेशन, हवा का और आपका पानी का आदान प्रदान अगर उचित नहीं रहेगा तो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। और वो जिस क्षमता में, क्योंकि आप अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आपने सुना होगा मित्र कीट का भी नाम सुना होगा। जी, अब हम इतने रासायन काम में ले रहे हैं कि किसान के जो भी मित्र कीट हैं वो रासायनों के प्रयोग से खेत में रह ही नहीं पाते, तो उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। इसलिए हमारे जो साइंटिस्ट हैं, साइंसदान हैं, वो भी ये बात लगातार किसानों को बता रहे हैं और इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों को, और किसान इस बात को समझ भी रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप देखिए, अनाज उत्पादन में देश जो आत्मनिर्भर है और आपका फसलों का उत्पादन है या आपका फलों का उत्पादन है, लेकिन ज़मीन का स्वास्थ्य लगातार बनाए रखना होगा, तभी हम अच्छी गुणवत्ता का, क्वालिटी, एक अच्छा पोषक आहार ले सकते हैं जब हम स्वास्थ्य अच्छा रखें। जी 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 जी, इसके लिए कार्बन प्रतिशत बढ़िया। जी जी, बहुत ही आपने बहुत ही सारगर्भित जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की है। आपने बहुत अहम बताया कि किस तरह से मृदा में जैविक कार्बन जो है वो फसलों के लिए तो बेहतर है ही, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ा देता है। तो किसान साथियों, आज के कार्यक्रम में बहुत अहम जानकारियां आपको जानने को मिली हैं। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, हमें लिख भेजिए चिट्ठी। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, झलाना डूंगरी, जयपुर। तो हवा सिंह जी, आपने जितनी भी अहम जानकारियां किसान साथियों के साथ साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।